चलिए, डेली करंट अफेयर के हमारे सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर 10 जुलाई के करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, तो एंड तक पूरे सेशन में बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। जिस भी डे की आपको पीडीएफ चाहिए, मॉक टेस्ट लगाना है, सारे की सारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 10 जुलाई के सेशन में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा संरक्षण के लिए किससे सम्मानित किया गया है? तो ये एक अवार्ड है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025। ये इस साल पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण के लिए आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए यहां पर हमको पहले तो हम अवार्ड की बात कर लेते हैं। ये जो अवार्ड है देता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करती है एक संस्था जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी। नाम सुना होगा, काफी सारे अवार्ड देती है संगीत नाटक अकादमी। तो इसने क्या किया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 हाल ही में प्रदान किए, घोषणा की। और ये जो पुरस्कार है नॉर्मली 40 साल से कम उम्र के जो कलाकार हैं, स्पेशली संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र के, है ना, थिएटर के क्षेत्र के जो कलाकार होते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इसका नाम है। 2025 का यह अवार्ड है। इस बार अहमदाबाद के एक आचार्य हैं, गुजरात के आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी। इनको पुष्टि मार्ग की जो हवेली संगीत परंपरा है उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए इस साल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। हम यहां पर ये संगीत परंपरा की भी बात करेंगे, पर पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे दिया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो 40 वर्ष से कम उम्र के जो कलाकार होते हैं उनको दिया जाता है परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, संगीत, नृत्य या फिर थिएटर के लिए। पुरस्कार राशि दी जाती है 25,000 रुपए, जो भी विनर होता है उसको। अब यहां पर आता है हवेली संगीत परंपरा, जिसके लिए अवार्ड अनाउंस किया गया। तो हवेली संगीत परंपरा जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मार्ग में गाया जाने वाला एक पारंपरिक संगीत है। इसकी शुरुआत है ना ब्रज क्षेत्र से हुई है, जो वृंदावन है ना, मथुरा, ये जो ब्रज क्षेत्र है यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। मुख्य रूप से पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिरों में ये पारंपरिक संगीत गाया जाता था। अब जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिर होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है हवेली मंदिरों को। तो यहां पर गाया जाने वाला जो संगीत हुआ वो हुआ हवेली संगीत। आया समझ में? तो ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय परंपरा का हवेली संगीत है। इसी के संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया है आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। हवेली संगीत क्यों कहा जाता है ये आपको समझ में आ गया। शुरुआत तो इसकी ब्रज क्षेत्र से हुई, लेकिन इन फ्यूचर फिर ये आगे चलकर राजस्थान और गुजरात में भी काफी फैला और वहां के मंदिरों में भी ये पारंपरिक संगीत गाया जाता है। तो अवार्ड समझ में आ गया। संगीत नाटक अकादमी जो कि अवार्ड देती है। संगीत नाटक अकादमी भारत में नेशनल लेवल की संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी है। इंडिया में ड्रामा, डांस, म्यूजिक इनका संरक्षण करना, जो कलाकार हैं इनसे रिलेटेड उन्हें प्रोत्साहित करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना 1953 में की गई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत कार्य करती है। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 में एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत की रैंक क्या है? एफडीआई जानते हैं क्या होता है? एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर विदेश से कोई भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेसमैन, है ना, कोई कंपनी भारत में अगर निवेश करती है विदेश से, तो वो कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अंकटाड जो कि ट्रेड पर यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हम इसकी बात करेंगे। इसकी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट
2026। और इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत वर्तमान में इस साल 11वीं रैंक पर है। कौन सी रैंक पर है? 11वीं रैंक पर एफडीआई प्रवाह के मामले में। मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई 2026 के इस डेटा के अकॉर्डिंग किस देश में आया है, तो हम 11वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो अंकटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की है। इसमें 2025 के डेटा को इंक्लूड किया गया है और इसमें बताया गया है कि 2025 में भारत में 38.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर 38.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इंडिया में आया है। और एफडीआई प्राप्त करने के मामले में हम वर्तमान में 11वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने के मामले में पहले नंबर पर है यूएसए। इंडिया 11वीं रैंक पर आता है। 2024 की तुलना में अगर हम एफडीआई का फ्लो देखें तो 2024 में हम 13th रैंक पर थे, अब 2 स्थान का हमारा सुधार हुआ है। एफडीआई का जो फ्लो है 2024 से 2025 को कंपेयर करें तो 44% की वृद्धि हुई है। क्यों? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिफॉर्म इंडिया में किए जा रहे हैं उसके कारण जो विदेशी निवेशक है लगातार आकर्षित होते जा रहे हैं और अब एफडीआई के फ्लो के मामले में हम वर्ल्ड में 11वें नंबर पर है। पहले पर है यूएसए। यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट है यह है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है अंकटाड, जो कि ग्लोबल ट्रेड, निवेश, विकास से जुड़े मुद्दों पर कार्य करती है। देशों के मध्य में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए यह संस्था का मेन काम है। 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंकटाड का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल कौन सा है? तो हरियाणा का सिरसा क्षेत्र में उगाया जाने वाला सिरसा किन्नू, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया और यह हरियाणा का पहला फल है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगर हम सिरसा किन्नू की बात करते हैं तो ये संतरे का ही हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है ना, संतरे की एक हाइब्रिड फ्रूट है, एक प्रकार का किन्नू, क्रॉस ब्रीडिंग से ये बना हुआ है। ठीक है, तो हरियाणा के सिरसा, वैसे यूएसए के कैलिफोर्निया इसकी जन्मभूमि है, तो भारत में बाद में ये उगाया गया। तो हरियाणा का सिरसा किन्नू है, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखेगा थोड़ा सा संतरे का, संतरे से थोड़ा अलग है, ये हाइब्रिड संतरे का एक बोल सकते हैं कि प्रजाति है, हाइब्रिड संतरे की किस्म है। तो इसे जीआई टैग दिया गया, हरियाणा के सिरसा में उगाया जाता है और सिरसा किन्नू की जो पहचान है उसे सुरक्षित रखने के लिए किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और ग्लोबल लेवल पर भारत के सिरसा किन्नू जो कि हरियाणा में उगाया जाता है इसको प्रमोट किया जा सके, इसी उद्देश्य से इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके खट्टे मीठे स्वाद के लिए जाने जाता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, तो इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरियाणा से। लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो कहां का है? यूएसए का कैलिफोर्निया। तो यहां पर हरियाणा के सिरसा किन्नू की बात हो रही है, तो यह हरियाणा का पहला फ्रूट जिसे जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग जो है आपको पता होना चाहिए कि 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। ठीक है, एक एक्ट प्रॉपर इसके लिए लाया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट के तहत ही जीआई टैग दिए जाते हैं। 2003 में जीआई टैग की शुरुआत की गई थी और पहला जीआई टैग 2004-2005 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। वर्तमान में जुलाई 2026 तक लगभग 822 प्रोडक्ट हो चुके हैं इंडिया में जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है, अप्रोक्स। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबित विवाद के समाधान के लिए किन 4 राज्यों ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सरदार सरोवर डैम इंडिया की बड़ी बहुउद्देश्य परियोजनाओं में गिना जाता है और यह डैम देखने को मिलेगा गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना एक बहुउद्देश्य परियोजना है। अब ये नर्मदा रिवर पर स्थित है। तो अगर हम नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो नर्मदा रिवर निकलती है मध्य प्रदेश राज्य से, एमपी से निकलते हुए थोड़ा सा महाराष्ट्र में इंटर होती है दक्षिण में,
महाराष्ट्र में कुछ किलोमीटर बहने के बाद ये गुजरात जाती है और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, राजस्थान को इस नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में देखने को नहीं मिलता, लेकिन सरदार सरोवर परियोजना का कुछ लाभ राजस्थान को भी दिया जाता है, स्पेशली पानी की आपूर्ति की जाती है राजस्थान को। अब इन 4 राज्यों में विवाद था सरदार सरोवर परियोजना के पानी और इलेक्ट्रिसिटी के बंटवारे को लेकर। अब फाइनली चारों राज्यों के मध्य में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इन चारों राज्यों के मध्य में था सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ा हुआ विवाद। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जहां पर नदी का बहाव है, और चौथा राज्य है राजस्थान। ठीक है, क्योंकि अंतर्राज्यीय नदी है तो फिर इसके पानी के और इलेक्ट्रिसिटी के बंटवारे को लेकर यह विवाद चारों राज्यों के मध्य में काफी सालों से बना हुआ था। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र ने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए काफी पुराने एक कॉस्ट शेयरिंग है ना, लैंड जो एक्वायर किया गया है उससे संबंधित, विस्थापित लोगों के पुनर्वास से संबंधित जो विवाद है उनको सुलझाने के लिए प्रॉपर समझौते पर साइन किए हैं। चारों राज्यों ने वन टाइम फाइनेंशियल सेटलमेंट पर अपनी सहमति जताई है। यह जो समझौता हुआ है इसे करवाया है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ओके, इससे इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाइड्रो पावर जनरेशन, जो भी काम रुके हुए थे अब इनको आगे बढ़ने की उम्मीद मिली है। तो सरदार सरोवर परियोजना का जो प्रॉफिट है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बांटा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान को नहीं दी जाती है। राजस्थान को केवल वहां से पानी की आपूर्ति की जाती है, क्योंकि नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में नहीं है। नर्मदा रिवर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। 1312 किलोमीटर लंबी ये जो नदी है मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अमरकंटक नाम का एक तीर्थ स्थल है। वहां से अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है। सबसे ज्यादा बहाव क्षेत्र भी मध्य प्रदेश राज्य में ही है नर्मदा का। 1312 किलोमीटर में से लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा यह मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। सबसे कम महाराष्ट्र में बहती है 70 से 80 किलोमीटर, और बाकी का बहाव क्षेत्र उसका गुजरात में देखने को मिलता है। आगे चलकर गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर यह नदी गिर जाती है। किन दो पर्वतमालाओं के मध्य में बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दो रेंज के मध्य में इसका बहाव क्षेत्र है। दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है, उत्तर में विंध्याचल रेंज है, और इनका भी अधिकतर फैलाव मध्य प्रदेश राज्य में है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो तवा रिवर मध्य प्रदेश की नदी है। यह सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा की। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इसे शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में। 1961 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन विवादों में काफी उलझी रही। उसके बाद भारत सरकार ने 1969 में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का निर्माण किया था, अंतर्राज्यीय नदी विवाद प्राधिकरण, है ना। ये 1969 में ये ट्रिब्यूनल बना था। गुजरात के केवाड़िया नाम के प्लेस पर सरदार सरोवर डैम देखने को मिलता है। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन कौन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इजी, ओके। आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मानसून सेल कंटिन्यू है। 12 जुलाई तक ये आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। सारे कोर्सेस आपको काफी एफोर्डेबल प्राइस पर अभी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इंडिविजुअल जीएस कोर्स में इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी आपको इंक्लूड की गई है। दोनों ही आपको काफी एफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इन्हें डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सब आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट और कोर्सेज भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, और अदर जो कोर्सेज है वो आपको काफी एफोर्डेबल प्राइस पर अभी देखने को मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम से इस नंबर पर बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तब तक हम भारत और इंडोनेशिया ने किस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इंडिया और इंडोनेशिया ने
एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है प्रम्बानन मंदिर। ये इंडोनेशिया में स्थित है। प्रम्बानन मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहां पर? इंडोनेशिया में। तो इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में इस पर्टिकुलर यूनेस्को साइट के कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता हुआ है। तो भारत सरकार इंडोनेशिया की मदद करेगी इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में स्थित प्रम्बानन टेम्पल को मतलब रिस्टोरेशन के लिए और इसके कंजर्वेशन के लिए जो भी जरूरत चाहिए होगी वो भारत सरकार प्रोवाइड करेगी इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो के मध्य में हाल ही में यह समझौता साइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनका कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन और इंडिया और इंडोनेशिया की जो एक साझा सांस्कृतिक विरासत है, क्योंकि इंडोनेशिया में भी अधिकतर दक्षिण भारतीय राजवंशों ने शासन किया है। दक्षिण भारतीय राजवंशों का शासन दक्षिण पूर्वी एशिया इवन इंडोनेशिया तक देखने को मिलता था। तो अधिकतर हिंदू डायनेस्टी ने शासन किया इंडोनेशिया के क्षेत्रों पर भी। तो इसीलिए यहां पर जो सांस्कृतिक विरासत है, क्योंकि ये जो प्रम्बानन टेम्पल है ना, ये त्रिमूर्ति का टेम्पल है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की यहां पर पूजा की जाती है। तो भारत सरकार इसके कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए मदद करेगी इंडोनेशियाई गवर्नमेंट की। तो योग्याकार्ता जो कि सेंट्रल जावा में स्थित है, जावा आइलैंड पर इंडोनेशिया में है प्रम्बानन टेम्पल। 1991 में यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। 856 ईस्वी में वहां के जो राजवंश थे, हिंदू डायनेस्टी थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लगभग 240 बड़े और छोटे मंदिरों का यह पूरा परिसर है। इसमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है स्पेशली, और बाकी काफी छोटे छोटे मंदिर भी यहां पर देखने को मिलते हैं। तो प्रम्बानन टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगी इंडोनेशिया में। हैंडलूम हैकेथलॉन 2026 विविंग इनोवेशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हैकेथलॉन समझते हैं, एक प्रकार की प्रतियोगिता है ना, हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो हैंडलूम हैकेथलॉन 2026 विविंग इनोवेशन, इसे जारी किया है, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। यहां पर जब हैंडलूम की बात हो रही है, हथकरघा की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यह सब्जेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, वस्त्र मंत्रालय का। तो इसीलिए भारत के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, इसका एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, डेवलपमेंट कमिश्नर, डिपार्टमेंट का ही नाम है डेवलपमेंट कमिश्नर। इन्होंने हैंडलूम से जो जुड़े हुए मुद्दों या फिर जो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हैंडलूम हैकेथलॉन 2026 विविंग इनोवेशन लॉन्च किया है। एक्चुअल में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाएगा, है ना। तो इसी से जुड़ा हुआ एक नेशनल इनोवेशन कंपटीशन है। इसमें हैंडलूम सेक्टर के जो टेक्नोलॉजीज है, डिजाइन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, इनको बढ़ावा देने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो प्रतियोगिता में स्टूडेंट, स्टार्टअप, जो डिजाइनर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो मिलकर यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रदान करने की संबंधित ये प्रतियोगिता, मतलब एक प्रॉब्लम रखी जाती है इनके सामने हैंडलूम इंडस्ट्री को लेकर, और इन सभी को उसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देना होता है। उद्देश्य क्या है भाई? हैंडलूम इंडस्ट्री को बूस्ट करना, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाए रखना। तो इसीलिए इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट कमिश्नर के द्वारा किया गया है। वैसे जो रिजल्ट है ना, वो 1 अगस्त 2026 तक आएगा ग्रैंड फिनाले में, और अगर जो जीत जाता है तो उसको 4 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी, तो और 1 साल का इंक्यूबेशन सपोर्ट भी प्रदान किया जाएगा। प्राइज मनी है 4 लाख रुपए की। जो भी प्रॉब्लम उनके सामने रखी जाएगी और उसका अगर जो भी बेस्ट सोल्यूशन देता है उसको ये विनर घोषित किया जाएगा। ठीक है। डिपार्टमेंट कमिश्नर हैंडलूम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हैंडलूम सेक्टर के विकास के लिए काम करता है। बुनकरों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत कार्य करती है। भारत में मिनिस्टर कौन है ना, टेक्सटाइल मिनिस्टर? तो ये श्री गिरिराज सिंह है। मिनिस्ट्री की स्थापना 1985 में हुई थी भारत में।
रिटेल और एफएमसीजी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हब कौन सा देश बना है? रिटेल और एफएमसीजी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हब बना है इंडिया। आंसर बी। सर समझ नहीं आया। ठीक है, देखो रिटेल सेक्टर तो आप जानते हो, है ना, रिटेल जो शॉप्स होती है ये सब रिटेल सेक्टर है। अगर हम एफएमसीजी की बात करते हैं तो ये है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इन्हें कहा जाता है एफएमसीजी। डेली यूज के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गए, है ना, ये सब क्या, ये एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो सबसे फास्ट बिकते हैं डेली यूज के। तो रिटेल और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का हब बन गया है इंडिया। सर ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं आगे समझेंगे, पर अभी तो हम ये देखें कि हब कौन बना है, इंडिया। ठीक है ना। वर्तमान में इंडिया में 180 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स देखने को मिलते हैं, जहां 2.72 लाख से अधिक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। इन सेक्टर में जो हमारे पास ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में जो वर्क फोर्स है ना, पोलैंड, फिलीपींस, मैक्सिको, जर्मनी, इजिप्ट, इनका जो संयुक्त वर्क फोर्स है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में, उससे 34% ज्यादा हमारे पास अकेले इंडिया में। और हमारे बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर जो टियर 1 सिटीज हैं, हैदराबाद, ये हब बनते जा रहे हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के। सर है क्या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? देखिए क्या होता है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है ना, उनका क्या होता है कि एक ऑफिस होता है, सेंटर होता है, जहां से वह अपने दुनिया भर में बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण कार्य करवाती है। जैसे मान लो गूगल का हेडक्वार्टर यूएसए में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उसके अलग अलग ऑफिसेस और सेंटर होंगे, जहां से उनके जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं गूगल के लिए। इसके अलावा जो भी दूसरे सपोर्ट चाहिए होते हैं, है ना, तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एनालिटिक्स, सप्लाई चेन और अदर बिजनेस सर्विसेज का संचालन किया जाता है इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स से। तो गूगल का हेडक्वार्टर भले यूएसए में, लेकिन उसके ऐसे सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो इंडिया इसका हब बनता जा रहा है रिटेल और एफएमसीजी में। ठीक है ना। इन्हें कैप्टिव सेंटर या फिर ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर भी कहा जाता है, जो बाहर है लेकिन डेवलपमेंट सेंटर है। ठीक है। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करना इसका मेन काम होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का। एफएमसीजी आपको समझ में आ ही गया है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इन्हें कहा जाता है। इंश्योरेंस देखो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इंश्योरेंस देखो इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारत के फॉर्मर क्रिकेटर सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल राज्य के रहने वाले हैं, ठीक है ना, फॉर्मर क्रिकेटर हैं हमारे। इंश्योरेंस देखो अब ये क्या है, तो ये एक इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म है। इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म जो कि ग्राहकों को ऑनलाइन अलग अलग कंपनियों की इंश्योरेंस पॉलिसी का कंपैरिजन करता है और खरीदने में की सुविधा प्रदान करता है कि आप बेस्ट से बेस्ट खरीद पाओ। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, इसे कहा जाता है इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके का एक इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस देखो। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया में सौरभ गांगुली को। अब सौरभ गांगुली इंश्योरेंस देखो इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, खुलकर खेलो, क्योंकि स्पोर्ट्स का पर्सन इनका ब्रांड एम्बेसडर बना है, सौरभ गांगुली क्रिकेटर हैं, तो इसीलिए जो कैंपेन का नाम रखा है इन्होंने खुलकर खेलो रखा है। ठीक है। इंश्योरेंस देखो समझ में आ गया। इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म में 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। सौरभ गांगुली भारत के फॉर्मर क्रिकेटर, 2003 में हमारी जो टीम है वनडे इंटरनेशनल के फाइनल तक पहुंची थी, उसमें कैप्टन हमारे सौरभ गांगुली थे। ठीक है। इन्हें खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1997 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गिफ्ट सिटी ने क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए दा नांग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ समझौता किया है। गिफ्ट सिटी कहां स्थित है? गिफ्ट सिटी की बात करें तो यह देखने को मिलेगी गुजरात में। ठीक है। गिफ्ट सिटी ने क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के साथ समझौता किया है दा नांग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर।
ठीक है, कहां पर है? अगर ये सेंटर की बात करें तो ये वियतनाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है जिसका नाम है डा नांग। ठीक है, तो इसके साथ एक समझौता किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गिफ्ट सिटी ने। उद्देश्य क्या है? क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, है ना, दोनों मिलकर फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनटेक, डिजिटल इनोवेशन, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, इन पर दोनों मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाने वाले हैं ताकि इंडिया और वियतनाम के बीच में फाइनेंशियल और जो ट्रेड रूट्स हैं उनको मजबूत किया जा सके, ट्रेड संबंध जो हैं उनको मजबूत किया जा सके। तो गिफ्ट सिटी का समझौता हुआ है वियतनाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर डा नांग के साथ में। गिफ्ट सिटी क्या है? देखिए, गिफ्ट सिटी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ग्लोबल लेवल की जो फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, एक ही स्थान पर यहां पर दी जाती है। यहां पर यह चीज याद रखना कि भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आईएफएससी, इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को इंडिया में निवेश करना है, बाहर की कोई कंपनी को इंडिया में निवेश करना है, या फिर भारत के किसी व्यक्ति को बाहर किसी कंपनी में निवेश करना है, कहीं पर निवेश करना है, तो उसके लिए एक ब्रिज का काम करेगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। वैश्विक स्तर की फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही स्थान पर दी जाती है। तो गिफ्ट सिटी नॉर्मली एक प्रकार का फाइनेंशियल सिटी है जहां दुनिया भर की बैंक, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और अन्य फाइनेंशियल कंपनीज एक ही जगह से अपना इंटरनेशनल बिजनेस रन कर सकती है। गुजरात के गांधीनगर में ये देखने को मिलती है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इंडिया का पहला, ये आपको समझ में आ गया कि ये आईएफएससी क्या होता है। वियतनाम, इसकी कैपिटल है हनोई और वियतनामीज डोंग इसकी ऑफिशियल करेंसी है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस मानव अंग के प्रमुख कार्यों की नकल करने वाला ऑर्गन ऑन चिप प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो इंडियन जो साइंटिस्ट है ना, उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन्होंने क्या किया है? प्लेसेंटा, नाम सुना है इसका? प्लेसेंटा, है ना, जब कोई भी महिला, है ना, प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उनके गर्भ में जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ये गर्भावस्था के दौरान ही डेवलप होता है और जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है ना, प्लेसेंटा भी उसके साथ बाहर आ जाता है और ये इसका काम खत्म हो जाता है। तो ये एक मानव ऑर्गन है, गर्भवती महिलाओं में होता है। ठीक है, बनता है उसी वक्त और जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है साथ ही साथ ये बाहर निकल जाता है, इसका काम खत्म। अभी क्या हुआ है कि इंडियन साइंटिस्टों ने प्लेसेंटा के प्रमुख कार्यों की नकल करने वाला एक ऑर्गन ऑन चिप प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इसका नाम है प्लेसेंटा ऑन चिप। क्या नाम दिया है? प्लेसेंटा ऑन चिप। मतलब एक चिप के अंदर प्लेसेंटा के सेल को लगाया गया है, डेवलप किया गया है, और वो जो चिप है ना, जो उसका जो प्लेसेंटा ऑन चिप है ना, ये पूरी की पूरी तरह उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे प्लेसेंटा एक गर्भवती महिला के गर्भ के अंदर रिएक्ट करता है। जो भी वो काम करता है वो सारे काम ये प्लेसेंटा ऑन चिप करेगा। तो आईसीएमआर मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको उसके बारे में पहले ही बताया था। इसकी एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन विमेन हेल्थ, राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। इस संस्था ने और आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्टों ने स्वदेशी रूप से प्लेसेंटा ऑन चिप को डेवलप किया है। यह ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी पर आधारित है, मतलब किसी भी ऑर्गन को एक चिप पर डेवलप करना, इस टेक्नोलॉजी पर यह प्लेसेंटा ऑन चिप है। तो प्लेसेंटा के प्रमुख कार्यों की नकल कर सकता है यह माइक्रोचिप, एक छोटा सा माइक्रोचिप है। प्लेसेंटा के जितने भी काम है ना, वो सारे इस प्लेसेंटा ऑन चिप माइक्रोचिप पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्या होगा कि जो लैब है ना, मां और भ्रूण के बीच में होने वाली जो भी प्रतिक्रियाएं, उनकी नकल करेगा ये प्लेसेंटा। अब इससे होगा क्या? अभी तक जो हम एनिमल पर जो टेस्ट करते आ रहे हैं प्लेसेंटा के कार्यों को समझने के लिए, अब वो हम इस चिप पे कर पाएंगे। तो ऑन एनिमल टेस्टिंग जो पर जो हमारी निर्भरता है ना, वो हमारी अब खत्म हो जाएगी। तो बहुत इजी हो जाएगा ना। अब इससे क्या होगा? प्लेसेंटा के सारे काम हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि वो कैसे काम कर सकता है। इन फ्यूचर हम मानव ऑर्गन को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, और बिना एनिमल टेस्टिंग के ये काम हो पाएगा।
अब हमको गर्भवती माता या भ्रूण की भी जरूरत नहीं है प्लेजेंटा के कामों को चेक करने के लिए। तो प्लेजेंटा समझ में आ गया क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान बनने वाला एक अस्थायी अंग है ना, गर्भवती महिलाओं के अंदर बनता है। जो बच्चा होता है ना गर्भ में, वो प्लेजेंटा से जुड़ा होता है। जो भी उसको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, और जो डिसीज से वो बचता है, किसी भी प्रकार के ऐसे जो उसको प्रॉब्लम दे सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह, वो सारे बचाने का काम प्लेजेंटा करता है। तो इसके कार्य को समझने के लिए प्लेजेंटा ऑन चिप को हमने डेवलप किया है, हमारे साइंटिस्टों ने इसको डेवलप किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि इसका काम क्या होने वाला है इन फ्यूचर। तो 10 जुलाई के हमारे करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। यह बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा नेपाल में। ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। मिजोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत भारत का कौन सा मान्यता प्राप्त रिपोजिटरी घोषित किया गया? तो यह है 21। आईआईएम बेंगलुरु अपना पहला ओवरसीज कैंपस किस देश में स्थापित करेगा? तो यह स्थापित किया जाएगा कहां पर? इंडोनेशिया में। पावर ग्रिड ने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 80 बिलियन जापानी येन ग्रीन लोन किस संस्था से प्राप्त किया है? तो यह जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से प्राप्त किया गया है। अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह है 41। फिर एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। हाल ही में यूएस एफडीए ने दुनिया की पहली प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित दवा वेपडेगेस्ट्रेट को किस बीमारी के इलाज के लिए मंजूरी दी है? तो यह ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसको मंजूरी दी गई। मिशन मिलियन ऑक ट्री बाय 2047 ये लॉन्च किया है सिक्किम गवर्नमेंट ने। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर 3rd ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के मध्य में लड़ा गया था। यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की जो ग्रेविटी बल है या फिर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 1/4 हो जाता है। कौन सा प्रिंटर कागज और प्रिंटिंग मैकेनिज्म के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के अक्षर और चित्र छापता है? तो यह है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो ये तीनों क्वेश्चन के हो गए हमारे आंसर। इधर हट जाता हूं, एक बार इधर के आंसर देख लेना, ठीक है। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? डेड सी किन दो देशों के बीच में स्थित है? और किस गैस को आमतौर पर मार्श गैस कहा जाता है? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।